Okay, so let's take a look at another important topic of bone pathology, that is osteomyelitis. As the name indicates, osteomyelitis is the inflammation of the bone and the bone matrix or the bone marrow, right? तो बोन और बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन है जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज़ सेकेंडरी टू सम इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियम से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है, किसी पैरासाइट से भी हो सकती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मोस्टली ओस्टियोमाइलिटिस या इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ बोन इज कॉज्ड बाय पायोजेनिक बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया, जो कि ट्यूबरकुलोसिस भी करा रहा था। ठीक है, अब हम पहले पायोजेनिक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं या पायोजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस की बात कर लेते हैं। तो जो रूट ऑफ स्प्रेड है या रूट ऑफ जिसे कहते हैं कि जिस रूट से उसने एक्सेस लेना है बोन का, दैट कैन बी हेमाटोजेनस, के बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन थी, वहाँ से उसके जो थे ऑर्गेनिजम्स वो ट्रैवल करके थ्रू ब्लड रीच कर गए हैं बोन मैरो में या बोन के कॉर्टेक्स में। ठीक है, या फिर एक्सटेंशन हो सकती है फ्रॉम अ कॉन्टिगुअस साइट्स। फॉर एग्जांपल लंग्स में इन्फेक्शन थी, लंग्स से स्प्रेड करके रिब्स में आ गई, तो दैट इज़ स्प्रेड फ्रॉम अ कॉन्टिगुअस साइट। इसके अलावा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी हो सकती है विद इन द बोन इन केसेस ऑफ फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर्स हुए हैं, या फिर ड्यूरिंग बोन सर्जिकल प्रोसीजर्स उसमें हो सकती है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन। तो ये केसेस हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने हेमाटोजेनस स्प्रेड देखा कि मोस्टली चिल्ड्रन में हमें हेमाटोजेनस स्प्रेड मिलता है, जबकि लॉन्ग बोन्स में लॉन्ग बोन्स में हेमाटोजेनस स्प्रेड मिलता है चिल्ड्रन में, जबकि एडल्ट्स में हमें ओपन फ्रैक्चर्स या सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद हमें ओस्टियोमाइलिटिस मिलता है। इसके अलावा एडल्ट्स में हम ये देखते हैं कि जो इन्फेक्शन होते हैं फीट की, उसमें से फीट की बोन्स में भी जा सकते हैं, डायबिटिक्स में। अच्छा, हमने ये बात की कि जब बैक्टीरियल या पायोजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस होगा तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में स्टाफ ओरिस की वजह से ही हो रहा होगा। ठीक है, और स्टाफ ओरिस में हम के बारे में हम ये कहते हैं कि इट हैज़ सर्टेन सेल वॉल प्रोटीन्स जो कि बाइंड कर जाती हैं विद बोन मैट्रिक्स कंपोनेंट्स लाइक कोलेजन के साथ, और वो फिर फैसिलिटेट करते हैं एडहेरेंस टू द बोन। इकोलाई, स्यूडोमोनास एंड क्लेब्सिएला ये तब होती हैं जब पेशेंट में ऑनगोइंग जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रही हो। ठीक है, जब उसमें जीयू ट्रैक्ट इन्फेक्शन चल रही होंगी तो उस केस में इकोलाई, क्लेब्सिएला और स्यूडोमोनास की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन 80 to 90% ऑफ केसेस में इट इज़ ड्यू टू स्टाफ ओरियस। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आईवी ड्रग अब्यूजर्स में और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हमें इकोलाई, स्यूडोमोनास और क्लेब्सिएला की वजह से मिल रही होती है इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया हुआ है, वो तब हो सकता है जब डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हुई है ऑर्गेनिज्म की विद इन द बोन, जो कि हम ओपन फ्रैक्चर्स में देखते हैं या फिर सर्जरी के दौरान देखते हैं। फिर हमने ये देखा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ग्रुप बी स्ट्रेप ये ज़्यादा कॉमन है न्यूनेटल पीरियड में, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में एच इन्फ्लुएंजा और ग्रुप बी स्ट्रेप ज़्यादा कॉमन है। और आईवी ड्रग अब्यूजर्स में जीरो ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमने देखा था कि वो 3 इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जिनमें सिकल सेल डिजीज़ है जिन लोगों में, उनमें सल्मोनेला की वजह से ज़्यादा हम देखते हैं कि कॉज होता है ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज हो रहा है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जो बोन की वास्कुलर सर्कुलेशन है वो बहुत अफेक्ट करती है कि बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा बाय द इन्फेक्शन। और हमें देखते हैं कि अडल्ट्स में और छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में जो लिंक होता है बिटवीन द एपिफिजिस एंड मेटाफिजिस वो पेटेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू विच इन्फेक्शन हैज़ अ टेंडेंसी टू स्प्रेड बिटवीन मेटाफिजिस एंड एपिफिजिस। ठीक है, जबकि जो चिल्ड्रन हैं जिनमें जो ग्रोथ प्लेट होती है वो एवेस्कुलर होती है, तो उस केस में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो मेटाफिजिस और एपिफिजिस के दरमियान में नहीं होता, तो वो लोकलाइज रहता है विद इन द मेटाफिजिस या एपिफिजिस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, तो डेफिनेटली जहाँ पर एक ऑनगोइंग इन्फेक्शन पड़ी होगी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी पड़े होंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह। तो हमें कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, आइदर एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेल्स पड़े होंगे। ठीक है, और लोकेशन क्या इन्फेक्शन की, एपिफिजिस में है, मेटाफिजिस में है, कहाँ पर है। तो हमने ये कहा कि एक्यूट इन्फेक्शन की फेज़ में हमें बैक्टीरिया मिलेंगे प्रोलिफरेट करते हुए और साथ में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, और उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर बोन की नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, और बस मैं बोन सेल्स की और मैरो की नेक्रोसिस भी शुरू हो जाएगी विद इन 48 आवर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एक्यूट फेज़ में। एक्यूट फेज़ में ये हुआ कि हमें न्यूट्रोफिल्स मिले, हमें वो डिवाइडिंग बैक्टीरिया मिले और साथ में 48 आवर्स के अंदर अंदर नेक्रोसिस होगी बोन की और बोन मैरो की। देन हमने देखा जो बोन मैरो में बैक्टीरिया पड़े हुए हैं वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं, दे आर केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग लॉन्गिट्यूडनली एंड रेडियली थ्रू आउट द हेवेरिजन सिस्टम्स टू रीच द पेरियोस्टम। हमें पता है दरमियान में बोन मैट्रिक्स होता है या मैरो होता है, उसके सराउंडिंग में होता है बोनी पेरियोस्टम। ठीक है, तो जो अंदर पड़ा इन्फिल्ट्रेट है या जो वहाँ का इन्फेक्शन है, इट हैज़ अ टेंडेंसी
to spread radially and longitudinally through the Hephaesian systems towards the periosteum, ठीक है। और हमें कहते हैं कि बच्चों में पेरियोस्टियम और मैरो के दरमियान में ना काफ़ी स्पेस होती है, लूजली अटैच हुआ होता है, ठीक है। पेरियोस्टियम इज लूजली अटैच टू द कॉर्टेक्स, पेरियोस्टियम और कॉर्टेक्स दरमियान में ना कंसिडरेबल स्पेस होती है। तो उस स्पेस में ना ये बैक्टीरिया और इसका सारा जो इन्फिल्ट्रेशन वाकई उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, वहाँ बना देता है एक सब पेरियोस्टियल एप्सिस, ठीक है। पेरियोस्टियम इज लूजली अटैच टू द कॉर्टेक्स, और इस तरह से एक साइजेबल सब पेरियोस्टियल एप्सिस बन जाता है, जो कि फिर अलोंग द होल लेंथ डायसेक्ट करता हुआ नीचे तक आ जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ बोन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन देयर, ठीक है। तो अच्छा, इस वजह से क्या होगा कि ऊपर हमें उस रीजन में जहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन चल रही थी वहाँ पे ब्लड सप्लाई इम्पेयर होगी, क्योंकि ऊपर जो पेरियोस्टियम था उससे वो कट ऑफ हो गया ना, जो ऊपर कॉर्टेक्स रीजन पर था उससे वो कट ऑफ हो गया, क्योंकि दरमियान में एब्सेस आ गया। तो हमारे अफेक्टेड एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिले, वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो गया। इस नेक्रोसिस की वजह से जो बोन डेथ होगी और जो डेड बोन टिश्यू प्रिपेयर होगा उससे हम कहेंगे सिक्वेस्ट्रम, ठीक है। तो द डेड बोन टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ड्यू टू अ सब पेरियोस्टियल एब्सेस इज कॉल्ड एज सिक्वेस्ट्रम। तो ये आपने याद रखना है कि क्या हुआ कि कॉर्टेक्स से लूजली अटैच था पेरियोस्टियम, सब पेरियोस्टियल एब्सेस बना ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड द बैक्टीरिया इनटू द सब पेरियोस्टियल स्पेस, रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड रीजन, रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस एंड द डेड बोन टिश्यू इज कॉल्ड सिक्वेस्ट्रम। ये बात होगी। और समटाइम्स ये होता है कि चलो सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन गया, वहाँ पे सिक्वेस्ट्रम बन गया, डेड बोन टिश्यू होगी। उस डेड बोन टिश्यू ने क्या किया, एक ऐसा साइनस बनाया, ड्रेनिंग साइनस, जिससे वो स्किन से वो कनेक्शन उसने ले लिया, और जो बैक्टीरिया थे वो स्किन में स्प्रेड होने लगी, और स्किन से इवन आउटसाइड भी हमें वो जो डेड बोन टिश्यू था वो वहाँ पर यू कैन से ड्रेन होता हुआ दिखाई देने लग गया। तो दैट इज कॉल्ड अ साइनस ट्रैक्ट। समटाइम्स द सिक्वेस्ट्रम क्रम्बल्स एंड रिलीजेज इट्स फ्रेगमेंट्स थ्रू दिस ड्रेनिंग साइनस, एंड इट इज कॉल्ड ए साइनस ट्रैक्ट। तो ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट बन जाता है अगर पेरियोस्टियम का रप्चर हो जाए, क्योंकि सब पेरियोस्टियम के नीचे पड़ा हुआ ना ये एब्सेस। अगर पेरियोस्टियम का रप्चर हो जाए और जो एब्सेस है वो स्किन तक अपनी एंट्री ले ले, तो एक ड्रेनिंग से साइनस बन जाता है, जो कि अगर उसे फिर ड्रेन होना भी शुरू कर जाए सिक्वेस्ट्रम, तो उसे हम कहेंगे साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट्स हम ये कहते हैं कि एपिफिजियल इन्फेक्शन, बड़ों में नहीं, इन्फेंट्स में हम ये देखते हैं कि जो एपिफिजियल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि एपिफिजिस ही मोस्टली जॉइंट्स बना रहे होते हैं ना, तो जो एपिफिजियल इन्फेक्शन होती है दिस गेट स्प्रेड इनटू द आर्टिकुलर सरफेस along the capsular and tendoligamentous insertion along the capsule, along the tendons, along the ligaments, ये spread होती है, and it has a tendency to destroy the articular cartilage and can cause permanent disability, ठीक है। तो इसको हम सेप्टिक या सपोरेटिव आर्थराइटिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन थी, सेपरेशन थी बोन की, जो कि स्प्रेड हो गई जॉइंट्स के रीजन में, और वहाँ पे आर्थराइटिस कॉज करा दी, और दिस कैन डिस्ट्रॉय द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड दिस कैन कॉज अ परमानेंट डिसेबिलिटी। और ये बच्चों में मोस्टली कॉमन होता है, सेप्टिक और सेपरेटिव आर्थराइटिस। तो एक हमने सिक्वेस्ट्रम को देखा, एक हमने सेपरेटिव आर्थराइटिस देखा। देन हम ये देखते हैं कि ये तो हमने बात कर ली एक्यूट में ये हो जाएगा। क्रोनिक में क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट वीक जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो आने लग जाएंगे, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, ठीक है। और वो कुछ साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे और ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने डेड टिश्यू खत्म भी तो करना है ना। ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, इन ग्रोथ हो जाएगी फाइब्रस टिश्यू की, और डिपोजिशन होगी रिएक्टिव बोन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोन है पड़ी हुई, ठीक है, लेट्स से अब बोन की हमें पता है मिड में एक लोकस है जहाँ पर डेड टिश्यू बना हुआ है, उसके अराउंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगी, फाइब्रोसिस बना देगी, और साथ में न्यू रिएक्टिव बोन बना देगी जो कि अलाइव होगी, ठीक है। तो दरमियान में डेड लोकस है, उसके अलाइव, उसके सराउंडिंग में फाइब्रस टिश्यू और अलाइव बोन है, ठीक है। दैट अलाइव बोन इज कॉल्ड एज इन्वोल्क्रम, ठीक है। ऊपर डेड बोन क्या है, सिक्वेस्ट्रम, और अलाइव बोन क्या है, इन्वोल्क्रम। तो द न्यू डिपोजिटिव बोन कैन फॉर्म अ शेल ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। न्यू डिपोजिटिव बोन क्या बनाएगी, शेल ऑफ लिविंग टिश्यू नोन एज इन्वोल्क्रम अराउंड द सेगमेंट ऑफ डिवाइटलाइज्ड इन्फेक्टेड बोन। तो ये हमें पता चलेगा, ठीक है। और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में मैरो की फाइब्रोसिस हुई होगी, सिक्वेस्ट्रम मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेटेड मिलेंगे लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स के। तो सिक्वेस्ट्रम, इन्वोल्क्रम, फाइब्रोसिस एंड लिम्फोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, ये बात होगी। जबकि एक्यूट में हमें सिक्वेस्ट्रम मिला था और साथ में न्यूट्रोफिल्स मिले थे और बैक्टीरिया डिवाइडिंग मिला था। क्लिनिकल कोर्स कैसा होता है इस डिजीज़ का, तो हमने कहा कि हेमाटोजेनस ऑस्टियोमाइलाइटिस कैसा मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि वो सेप्सिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी में कहीं और भी इन्फेक्शन है, तभी हेमाटोजन स्प्रेड से यहाँ पर आ रहा है बोन्स में। तो उसके सिम्टम ऐसे होंगे जैसे कि जनरल इन्फेक्शन के होते हैं, दैट इज़ मलेस, फीवर, चिल्स, ल्यूकोसाइटोसिस, और थ्रोबिंग पेन ओवर द इन्फेक्टेड बोन, ठीक है। और जब ये समटाइम्स बहुत सटल सी प्रेजेंटेशन होती है, हमें समझ नहीं आता क्या मसला है। फीवर होता है और जस्ट बोन पेन हमें मिलता है, ठीक है।
अच्छा, अगर हम डायग्नोसिस बनाना चाहें तो डायग्नोसिस हमें रेडियोग्राफ पे एक्सरे पे मिलेगा, जिसमें हमें लिटिक फोकस मिलेगा, एक हमें यू कैन से खाई हुई बोन मिलेगी ऑन द रेडियोग्राफ, लिटिक फोकस और बोन डिस्ट्रक्शन मिलेगा सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ स्क्लेरोसिस, और उसके सराउंडिंग में हमें थिकन्ड सी बोन मिलेगी जो कि इन्वॉल्क्रम था और साथ में फिब्रोसिस भी हुई थी वहाँ पर। अगर बायोप्सी करेंगे बोन की तो वहाँ हमें कल्चर पॉजिटिव मिलेगा बैक्टीरिया के लिए, और इसका ट्रीटमेंट भी ये कि हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं। अगर सब पेरियोस्टल एब्सेस बन चुका है तो उसको हम सर्जिकली ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली क्योर हो भी जाता है 25% केसेस में, लेकिन ये होता है कि इट फेल्स टू क्योर और क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाती है। क्रोनिक इन्फेक्शन वैसे तो समटाइम्स यू कैन से वो डोरमेंट रहती है, बट इट कैन गेट फ्लेयर्ड अप एज वेल, एक्यूट फ्लेयर अप्स भी आ सकते हैं, और इसमें एक्सटेंसिव बोन नेक्रोसिस हो जाएगा, और अनएडिकेट एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है, और सर्जिकल डिब्राइडमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से ये क्रोनिक से एक्यूट से क्रोनिक तरफ जा सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस यही हैं कि सिंस बोन वीक हुई है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिकोस्ट्रोम इन्वॉल्क्रम, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जहाँ पर ड्रेनिक साइनस ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है जहाँ पर ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट है, और जहाँ पर इन्फेक्टेड बोन है वहाँ पर सार्कोमा बन सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने सारी कर ली जो कि पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है। इसी तरह माइकोबैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलिटिस भी है, और ये मोस्टली हिमेटोजेनस स्प्रेड से ही हो रहा था कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था या किसी और रीजन का ट्यूबरकुलोसिस था जो कि हिमेटोजेनस स्प्रेड से बोन में भी आ गया, और इसमें मोस्टली ब्लड बोन होता है और विजुअल इन्फेक्शन आ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकता है, जैसे टोल्ड कि लंग्स में था और लंग्स डायरेक्टली रिब्स में आ गया, या ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में था और वहाँ से डायरेक्टली वर्टिब्रे में आ गया, ठीक है। इसके भी वही सिमिलर से सिम्टम्स है कि पेन होगा, लो ग्रेड फीवर है, चिल्स और वेट लॉस। वेट लॉस चूँकि टीबी की भी एक सिम्टम है, उसी तरह से ये भी चूँकि बोन का टीबी ही है तो उसमें भी वेट लॉस मिलता है। और हिस्टोलॉजी में हमें केजियस नेक्रोसिस जो कि टीबी का कैरेक्टरिस्टिक, साथ में ग्रेनुलोमास मिलेंगे, केजियस नेक्रोसिस एंड ग्रेनुलोमास, और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये ज़्यादा यू कैन से लीथल है एज़ कम्पेयर टू पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस। ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस में इसको पॉट डिजीज़ भी कहते हैं, शायद पूछा भी जाए हमसे ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस या पॉट डिजीज़ में होता क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन है वर्टिब्रे की, और हम ये कहते हैं कि चूँकि बोन का ही अगर बोन का ट्यूबरकुलोसिस वर्टिब्रे के लेवल पर इन्फेक्शन कॉज करे तो उसके नतीजे में ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस होगा। जो इन्फेक्शन होगी वो वर्टिब्रल डिस्क को ब्रेक करती हुई डिफरेंट वर्टिब्रा को इन्फेक्ट करने लग जाएगी, और ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए डिस्क की और वर्टिब्रे की, उस नतीजे में क्या होगा, परमानेंट कंप्रेशन हो जाएगी वर्टिब्रे की, राइट। और हमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स मिलेंगे। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स के नतीजे में एक तो काइफोसिस होगा, स्कोलियोसिस होगा, ठीक है, हम्प बैक मिलेगी, एस शेप्ड बैक वर्टिब्रे मिलेंगी, और साथ में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हो सकते हैं सेकेंडरी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन फ्रैक्चर्स मिलते हैं, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो ये हमने पॉट डिजीज़ की बात कर ली कि अगर ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस या अगर ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फेक्ट कर जाए वर्टिब्रे को और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, तो ये कंडीशन रिजल्ट कर सकती है जिसमें परमानेंट कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि काइफोसिस, स्कोलियोसिस और साथ में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व कंप्रेशन से न्यूरोलॉजिकल साइंस देंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। हमने मॉर्फोलॉजी देख ली है और साथ में इसके हमने सिम्टम्स देख लिए हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वी सॉ द माइकोबैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलिटिस एज वेल।